नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में। फूलन देवी के बारे में आज यहाँ बात नहीं हो रही है, बल्कि बात हो रही है उनकी कुक के बारे में, जो एक समय आतंक का पर्याय रही। कभी फूलन देवी के लिए खाना बनाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा एक मर्डर किया जिसने सभी के दिलों को दहला दिया। कहते हैं कि कभी फूलन देवी के लिए वो खाना बनाती थी और बाद में उन्होंने दुश्मनों की आंखें निकालना शुरू की और जंजीर से बांधकर हंटर मारने वाली इस खूंखार हसीना ने क्या कुछ किया, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। तो आपको चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी को और आपको बताते हैं आतंकी पर्याय इस हसीना की स्टोरी। ये कहानी डाकू फूलन देवी की नहीं है, फिर से बता रहा हूं आपको, पर रियल जिंदगी में वो फूलन देवी से कहीं ज्यादा खूंखार रही। ये उस डाकू लेडी की बात है जिसकी हनक में फूलन देवी की परछाई तो है, पर गुस्से में वो फूलन से कहीं आगे रही। बेशक फूलन देवी ने 22 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, तो इस लेडी डाकू ने 15 लोगों को एक साथ गोली मारी थी। जी हाँ, किसी से बदला लेने के लिए दुश्मन की आंखें भी निकाल लेती थी, ये भी बड़ी बात है। तो किसी को जिंदा जला देती थी, इससे डकैत के गैंग में इनका रुतबा बढ़ता था। उसने एक बार बहस करते हुए इस लेडी डाकू को मां की गाली दे दी किसी ने। फिर क्या हुआ, उस लेडी डॉन ने तुरंत कहा कि अभी तुम्हें गोली से उड़ा दूंगी। फिर डाकुओं का सरगना कहता है, मैंने तुम्हें जमीन से आसमां पर पहुंचाया है, मत भूलो अपनी औकात। तब वो लेडी डकैत कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं कि अब मुझे आसमान से नीचे ला सको। आज क्राइम की कहानी में उस डाकू कुसमा 9 की कहानी, जो अब जेल में रहते हुए पुजारिन बन गई है। कुसमा 9 ये नाम कभी ज्यादा चर्चा में नहीं रहा, लेकिन इसकी हनक और खौफ से आज भी लोग डरते हैं। कुसमा का जन्म साल 1964 में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टिकरी गांव में हुआ था। इस गांव के प्रधान के घर कुसमा पैदा हुई। परिवार में कोई आर्थिक तंगी नहीं थी, परिवार का कोई दबाव भी नहीं था, बल्कि इकलौती बेटी थी, इसलिए लाड़ प्यार ज्यादा ही था। तब ये तीसरी में पढ़ाई करती थी और तभी पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से उसे प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था माधव मल्लाह। चूंकि मामला एक ही गांव का था, तो दोनों को मिलने जुलने में दिक्कत होती थी। जब कुसमा की उम्र 13 साल हुई, बात 1977 की है, उस समय तक माधव डकैत विक्रम मल्लाह के संपर्क में आ चुका था। वो भी गैंग में शामिल होना चाहता था। तभी कुसमा को घर वालों की ज्यादा रोक टोक होने लगी और वो चीज उन्हें, यानी कि माधव को, माफ कीजिएगा, ये चीज कुसमा के जो बॉयफ्रेंड था उसको पसंद नहीं आई। तभी कुसमा को घर वालों का ज्यादा रोक टोक भी पसंद नहीं आने लगा, कुसमा को भी नहीं आने लगा। हाँ, इसलिए वो माधव मल्लाह के साथ घर छोड़कर चले गए। इधर परेशान परिवार वाले तलाश करते रहे। उसके नहीं मिलने पर शिकायत की, पुलिस में रपट दी। पुलिस जांच शुरू करती है। दोनों भागकर दिल्ली आ चुके थे। यहां दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि माधव मल्लाह किसी डकैत गैंग से मिला था, इसलिए घर से भागने के कुछ दिन बाद ही दिल्ली पुलिस माधव और कुसमा दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। जेल भेज दिया जाता है। कहा जाता है कि माफ कीजिएगा, कहा जाता है कि दोनों को डकैती के फर्जी मामले में जेल भेजा गया था, क्योंकि दोनों कभी किसी वारदात में शामिल नहीं हुए। आखिरकार 3 महीने बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जालौन पुलिस कुसमा को उसके घर वालों के हवाले कर देती है। जेल से छूटकर कुसमा अपने पिता के पास आ जाती है। बेटी भले घर लौट आई, पर इसकी चर्चा गांव के बाहर तक फैल गई। पिता नाराज रहने लगे। पहले सोचते थे कि बेटी को काफी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाएंगे, पर अब सोच बदली। सोचा बेटी के हाथ पीले करा दो। फिर तैयारी में भी जुट गए। 1 महीने के भीतर ही
कुसुमा की शादी केदार नाई से करा देते हैं। इधर माधव गुस्से में बदला लेना चाहता है। वो जेल से आने के बाद फिर से डाकू विक्रम मल्लाह के संपर्क में रहता है। अब कुसुमा की शादी कुछ महीने बाद जो हुई थी, अब उसके काफी महीने बीत गए उसकी शादी के। माधव अपने साथ कई डाकुओं को उस गांव में पहुंचाता है जहां कुसुमा की शादी हुई थी। अब आंखों के सामने कुसुमा और उसके पति केदार, कंधे पर बंदूक, आंखों में गुस्सा। इधर आंखों से गुस्सा और उसके कंधे से बंदूक, दोनों को ही माधव नीचे उतारता है। अब उसके सामने सिर्फ कुसुमा का पति केदार ही था और बंदूक का मुंह उसके सीने पर। इसे देख वो कांपने लगता है और माधव कुसुमा को अपने साथ लेकर बीहड़ में लौट आता है। माधव मल्लाह बीहड़ में उसी जगह जाता है जहां फूलन देवी थी। उस समय फूलन भी डाकुओं के गैंग में नई थी। गैंग में विक्रम मल्लाह की हनक थी और विक्रम की सबसे खास बन गई फूलन देवी। कुछ महीनों का वक्त बीतता है जब विक्रम मल्लाह डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर को गोलियों से भून देता है। फिर विक्रम मल्लाह खुद सरदार बन जाता है और फूलन का कद भी उसके साथ ही बढ़ जाता है। फूलन का सबसे खास साथी था विक्रम मल्लाह और विक्रम का करीबी बन गया माधव मल्लाह। कुसुमा नाइन इसी माधव की प्रेमिका थी, पर वो गुस्सा करती थी लेकिन हनक नहीं थी। अब डकैतों के गैंग में कुसुम को फूलन ने ही जिम्मेदारी सौंपी। काम था घरेलू, जैसे गैंग के लिए खाने पीने का इंतजाम करना, खाना बनाना, काम सही नहीं होने पर फटकार लगाना। कुसुमा ही दूर से पानी भरकर पिलाती थी। फूलन कई बार कुसुमा पर झल्ला भी जाती थी। इस बारे में कुसुमा अपने प्रेमी और पति मान चुकी माधव से शिकायत करती थी, लेकिन माधव की इतनी हिम्मत नहीं थी कि फूलन के खिलाफ कुछ भी बोलती। यह देखकर कुसुम नाराज होती पर कुछ कर भी नहीं पाती थी। कहते हैं कि फूलन और विक्रम मल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन था डाकू लालाराम। अब डाकू लालाराम को रास्ते से हटाने के लिए विषकन्या जैसे साजिश रची गई। मसलन साजिश ये थी कि कुसुमा को डाकू लालाराम के गैंग में भेजा जाए ताकि वो उसके प्यार के जाल में फंसाकर लालाराम को मार डाले। अब यह साजिश फूलन ने विक्रम को बताई और विक्रम मल्लाह ने तुरंत कुसुमा को समझाकर काम को अंजाम देने के लिए भेज दिया। अब यहीं से कुसुमा की जिंदगी में नया मोड़ आया। उसके दिल में जो गुस्से की आग थी उसे परवान पर चढ़ने का मौका था। लिहाजा कुसुमा दुश्मन डाकू लालाराम के पास गई तो थी उसे प्यार के जाल में फंसाकर मारने, लेकिन वहां जाकर उसने कुछ और ही कर डाला। अब कुछ दिनों तक लालाराम के साथ रहने के बाद फूलन से बदला लेने के लिए कुसुमा ने सब कुछ उगल देती है। लालाराम को साजिश बताकर विक्रम मल्लाह को ही मारने की साजिश रच डालती है। अब विक्रम मल्लाह को बुलाकर उसी की हत्या करा देती है। इस दौरान कुसुमा का पति और प्रेमी माधव मल्लाह भी मारा जाता है। अब कुसुमा लालाराम गैंग की खास सदस्य बन जाती है और अपना कद फूलन जैसा कर लेती है। अब कुसुमा हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेती है, अपहरण और लूट को अंजाम देने लगती है। ये फिर वो लालाराम की सबसे खास बन जाती है। अब ये लूट और अपहरण का नया ट्रेन भी शुरू करती है। अपहरण करने के बाद फिरौती के लिए बाकायदा लेटर भेजती है। ये लेटर पर बाकायदा लिखवाती है कि कहां और कैसे फिरौती की रकम चाहिए। ये सब कुछ उसी पर लिखा जाता था। डाकुओं में सीमा परिहार के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन ये कुसुमा और डाकू लालाराम ही थे जिन्होंने सीमा परिहार का अपहरण किया था। और इस अपहरण के बाद ही सीमा परिहार भी बीहड़ की कुख्यात डाकू बन गई थी। फूलन देवी की जिंदगी का सबसे कुख्यात बेहमई कांड माना जाता है। जैसे फूलन देवी ने 14 मई 1981 को अंजाम दिया। इस कांड में फूलन ने कुल 22 लोगों को एक लाइन में खड़ा करवाकर मार डाला था। इसमें 20 राजपूत थे और 2 अन्य जातियों से थे। असल में फूलन देवी बहमई में डाकू लालाराम और श्रीराम को मारने के लिए ही गई थी। ये वही दोनों डकैत थे जिन्होंने जानबूझकर बदला लेने के लिए फूलन से गैंग रेप किया था।
इसी वजह से फूलन थी अपने गैंग के साथ बहमाई आई थी, लेकिन दोनों नहीं मिले। फिर भी 22 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद लालाराम और कुसमा दोनों ही मिलकर फूलन को मारने की कोशिश में जुट गए थे। हालांकि बेहमई की घटना के 1 साल बाद ही 1982 में फूलन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। बेहमई के बाद ही कुसमा और लालाराम दोनों दुश्मनी की आग में जलने लगे थे। 1982 के फूलन के सरेंडर के बाद तब उससे तो मार नहीं सकते थे, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा था जो शांत ही नहीं हो रहा था। इसलिए लालाराम और कुसमा ने गैंग के साथ बेतवा नदी के किनारे बसे मई अस्ता गांव में धावा बोल दिया। बेहमई की तरह ही यहाँ पर 15 मल्लाहों को एक लाइन में खड़ा किया, फिर उनको गोली मार दी गई, लेकिन फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो उनके घरों में आग लगा दी। इधर आग की ज्वाला धधकने लगी तो उधर लालाराम की कुसमा की गुस्से की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। लालाराम और कुसमा की जो गुस्से की आग थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी। अब लालाराम से कहीं ज्यादा खौफ कुसमा का चलने लगा था। किसी का अपहरण हो और कुसमा का नाम जुड़ जाए तो अच्छे खासे लोग भी तुरंत पैसे निकाल कर दे देते हैं। अब कुसमा नाई का परचम लहराने लगा था। उन्हीं दिनों लालाराम से किसी को लेकर कुसमा की बहस हो गई। बातों ही बातों में लालाराम ने कुसमा को गाली दे दी। ये गाली माँ की थी। कुसमा भड़क गई। कुसमा सब कुछ सुन सकती थी, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं। बस फिर क्या था, उसने तुरंत लालाराम को ही ललकार दिया। ये कह दिया, इसी समय तुम्हें गोली से उड़ा। अब ये सुनते ही लालाराम भी दंग रह गया। तुरंत पलट कर बोला, मैंने तुझे जमीन से आसमान पर पहुंचाया है। ये सुनते ही कुसमा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर कुसमा ने कह दिया, ठीक है, तुमने मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचाया है, लेकिन अब तुम्हारी औकात नहीं है कि आसमान से नीचे ला सको। ये कहते हुए उसी समय कुसमा ने गैंग छोड़ दिया और वहां से चली गई। अब कुसमा का नया ठिकाना था फक्कड़ बाबा का गैंग। फक्कड़ बाबा को डाकुओं का गुरु कहा जाता है। इसका असली नाम रामाश्रय तिवारी, पर डाकुओं का गुरु होने से नाम पड़ गया था फक्कड़ बाबा। असल में रामाश्रय लूटपाट और डकैती के साथ भगवान पर बहुत भरोसा करता था। उनकी पूजा अर्चना करता था और डाकुओं को प्रवचन भी सुनाता था। इसलिए दूसरे डाकू उसकी इज्जत करते थे, साथ ही गुरु भी मानते थे। इसलिए उसे फक्कड़ बाबा का नाम भी दे दिया गया था। और अब यहां पर कुसमा का कद फक्कड़ बाबा के बाद दूसरे नंबर पर था। फक्कड़ बाबा कुसमा को बेहतर तरीके से जानता था, इसलिए उसे और ट्रेनिंग दी। कहा जाता है कि कुसमा अब हैंड ग्रेनेड से लेकर स्टेन गन भी चलाने लगी थी। किसी को मारने के लिए फक्कड़ बाबा सोचता, उससे पहले ही कुसमा उसे निशाना बना देती थी। कहा जाता है कि उस जमाने में एक बार जब पुलिस और डाकुओं के बीच एनकाउंटर हुआ था, तब कुसमा ने 3 पुलिस वालों को भी गोली मार दी थी। यह कहा जाता है कि कुसमा या तो अपने दुश्मनों को गोली मार देती थी या फिर पूरी तरह से तड़पाती थी। ऐसी कई घटनाएं आई जिसमें उसने जलती हुई लकड़ी से किसी के शरीर को दाग दिया था। कभी जंजीरों से बांधकर हंटर भी मारती थी। जब वो घर छोड़कर माधव के संग भागी थी और लौटने के बाद पिता ने कुसमा की शादी रचाई थी, कुसमा ने उन ससुराल वालों से भी बदला लिया। एक दिन वो अपने गैंग के साथ ससुराल गई और पति व उसके परिवार को की जो महिलाएं थी उनको खूब पीटा था। उसने जालौन की एक महिला और उसके बच्ची को भी जिंदा जलाकर मार डाला था। कुसमा इतनी खतरनाक बन चुकी थी, उसके सामने अब किसी की भी नहीं चलती थी। साल 1995 की बात है जब उसने एक रिटायर्ड एडीजी हरदेव आदर्श शर्मा को ही अगवा कर लिया था। अपहरण के बाद बाकायदा लेटर भेजकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। कुसमा की तरफ से लेटर पर पूरी डिटेल के साथ पैसे कब, कहां और किसे पहुंचाना है यह बताया गया था। लेकिन समय पर रिटायर्ड एडीजी की परिवार फिरौती नहीं दे सका, बल्कि कुछ दिनों की और मोहलत मांगी। लेकिन कुसमा किसी की मोहलत नहीं बल्कि मौत देती थी। इस मामले में भी मौत ही मिली। कुसमा ने हरदेव आदर्श को गोली मारकर लाश को नहर में बहा दिया। अब इस घटना के बाद पुलिस कुसमा पर 35,000 का इनाम घोषित कर चुकी थी, लेकिन कुसमा पकड़ में नहीं आई। कुसमा और फक्कड़ बाबा दोनों चुनाव में भी
अपने पहचान वालों को जीत दिलाने के लिए धमकी देने लगे थे। प्रधानी चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी प्रधानी चुनाव के अलावा प्रत्याशी को वोट देने के लिए धमकी देते थे। इसी तरह 1996 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को वोट देने के लिए फक्कड़ बाबा और कुसुमा ने फरमान सुनाया था, लेकिन औरैया जिले के असेवा गांव के रहने वाले संतोष और उनके चचेरे भाई राजकुमार ने इनकी बात नहीं मानी, बल्कि ये प्रचार करने लगे कि अच्छे और बिना किसी दबाव के ही वो लोगों से वोट डालें, कि बिना किसी दबाव के ही लोग वोट डालें। इससे नाराज होकर कुसुमा ने दोनों को सबक सिखाने के लिए इनकी आंखें ही निकाल दी थी। इसके बाद इनका खौफ वहां के आसपास के इलाके में बढ़ गया था। अब जैसे जैसे समय बदल रहा था, देश भर में कई डाकू सरेंडर कर रहे थे। इसी बीच फक्कड़ बाबा की बातों का असर कुसुमा पर भी हुआ। अब कुसुमा और फक्कड़ बाबा दोनों पुलिस से ज्यादा समय तक लुक्का छुपी नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए दोनों ने एक साथ मिलकर सरेंडर करने की प्लानिंग की। साल 2004 में कुसुमा और फक्कड़ ने अपनी पूरी गैंग के साथ यूपी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। कुसुमा एडीजी अधिकारी की हत्या समेत दर्जनों मामलों में अभी भी जेल में उम्र कैद की सजा काट रही है। अब वो जेल में फक्कड़ बाबा के कहने पर पुजारिन बन चुकी हैं। जेल में सुबह शाम पूजा पाठ करने के साथ गीता और रामायण सुनती हैं। जेल में वो राम राम लिखती रहती हैं, जबकि फक्कड़ बाबा जेल के कैदियों को अब प्रवचन सुनाता रहता है। तो ये कहानी है एक ऐसी डाकुन की जिसने कई लोगों की नाक पर दम कर लिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो बताइएगा, हम आपके लिए नई स्टोरी लेकर के भी आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।